Hello friends, and once again welcome back to all in my YouTube channel G Physics with Rohit। और आज के इस लेक्चर में क्लास 9 साइंस का फिजिक्स का एक और चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है चैप्टर 10 ग्रेविटेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिटेल सिलेबस देखते हैं, उसी प्रकार आज भी हम लोग चैप्टर 10 का डिटेल सिलेबस देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले हम लोग ग्रेविटेशन वाला पार्ट्स देखेंगे, उसके बाद फ्लोटेशन वाला पार्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशनल वाले पार्ट का डिटेल सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। तो ग्रेविटेशन में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ग्रेविटेशन होता क्या है, ये कहाँ से आया, ये कैसे वर्क करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ में और अदर प्लैनेट्स में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, या फिर इसी को कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर आप लोग के एग्जाम में इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है या दोनों का डेफिनेशन पूछा जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक फ्री फॉल। यहाँ से छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है, जैसे कि फ्री फॉल क्या होता है। अगर किसी बॉडी को हम लोग नीचे एक साथ ड्रॉप करें तो दोनों क्या एक साथ गिरेगा, कि वो मास के ऊपर डिपेंड करेगा कि मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है फ्री फॉल से। इसके बाद इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मास एंड वेट। यहाँ से भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। मास क्या होता है, इसको किससे डिनोट किया जाता है, वेट क्या होता है, इसको किससे डिनोट किया जाता है, और इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी प्रॉब्लम, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग के बुक में, एग्जाम्पल एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं डिटेल सिलेबस प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। अब फ्लोटेशन वाले पार्ट का सिलेबस देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे थ्रस्ट के बारे में। थ्रस्ट को देखने के बाद हम लोग प्रेशर के बारे में देखेंगे। यहाँ से आप लोग के एग्जाम में डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर ऑन फ्लूइड। जैसे कि प्रेशर है किसी सॉलिड में या फिर किसी और चीज़ में, तो यहाँ पर केवल सॉलिड वाले मैटर्स में हम लोग प्रेशर्स को देखेंगे। बट यहाँ पर फ्लूइड जैसे कि गैस हो गया या फिर एयर हो गया या फिर लिक्विड हो गया, उस केस में प्रेशर क्या होता है इसको देखेंगे। इसमें भी डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल पूछा जाता है, या फिर डायरेक्टली डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि प्रेशर क्या होता है फ्लूइड में। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। अब थ्रस्ट फोर्स या इसी को बियॉन्ड फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्किमिड्स प्रिंसिपल। आर्किमिड्स प्रिंसिपल इसको भी पूछा जाता है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सुधार दीजिएगा आप लोग। आर्किमिड्स प्रिंसिपल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्टेटमेंट। और इसमें इसका जो प्रिंसिपल फार्मूला है आर्किमिड्स का, उसका जो फार्मूला होता है बियॉन्ड फोर्स का, वहाँ से कभी कभार एक आध न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद हम लोग फ्लोटेशन से रिलेटेड एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम दिया उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। तो इस प्रकार से चैप्टर 10 का ये डिटेल सिलेबस जो है कंप्लीट होता है। अब चलिए आइए हम लोग इस पूरे सिलेबस को एक एक करके 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशंस के बारे में। ग्रेविटेशंस को ही ग्रेविटेशनल फोर्स कह देते हैं कभी कभी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशंस को कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है और ग्रेविटेशनल फोर्स को एफ से डिनोट किया जाता है, और दोनों के बीच एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन होता है एफ इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर एफ को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ पर ये जो कैपिटल जी है इसको कहा जाता है ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। इसलिए ग्रेविटेशंस को ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह देते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। चलिए तो इसके बारे में 1 बाय 1 करके हर एक एक पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेविटेशन इज द यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एक्ट बिटवीन ऑल मैटर्स बिग एंड स्मॉल। ग्रेविटेशन एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स है जो पूरे यूनिवर्स में काम करता है।
पूरे यूनिवर्स में जितने भी मैटर्स हैं उनके बीच ये काम करता है, चाहे वो मैटर्स बड़ा हो या फिर छोटा हो, सभी के बीच काम करता है, प्लैनेट्स के बीच, ऑब्जेक्ट के बीच। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है इट इज़ द वीकेस्ट ऑफ द ऑल फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। हमारे नेचर में जितने भी फंडामेंटल फोर्स पाए जाते हैं उन सभी फोर्स में सबसे कमज़ोर या सबसे वीकेस्ट फोर्स जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा यहाँ पर फंडामेंटल फोर्स बोला गया है। हमारे नेचर में कई तरह के फोर्स पाए जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, न्यूक्लियर फोर्स। तो इन सभी फोर्स में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको सबसे वीकेस्ट फोर्स माना जाता है। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन इज वेल अप्रॉक्सीमेट बाई न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये जो ग्रेविटेशंस का जो कॉन्सेप्ट है इसको किसने रिप्रेजेंट किया था? तो न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने रिप्रेजेंट किया था, और इसका जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है उसको भी फाइंड किए थे। और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है या उसी को यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है, जिसको न्यूटन्स के द्वारा फाइंड आउट किया गया था, उसका वैल्यू होता है G = 6.67 क्रॉस 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के इक्वल होता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, इट इज कॉज ऑफ ग्रेविटी ऑन पर्टिकुलर प्लेनेट और सैटेलाइट लाइक अर्थ, मून एंड अदर। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे अर्थ में जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर जाता है ऊपर फेंकने पर, तो ये क्यों गिरता है? तो आप लोगों ने सुना होगा कि ये ग्रेविटी की वजह से होता है। इसी प्रकार सभी ग्रह का अपनी अलग अलग ग्रेविटी होती है सभी प्लैनेट्स की, चाहे वो कोई सभी प्लैनेट हो, चाहे वो अर्थ हो या फिर मार्स हो या फिर सैटेलाइट हो, सैटेलाइट लाइक मून हो। तो इन सभी में सभी का अपना खुद का एक अलग अलग ग्रेविटी का वैल्यू होता है। तो ये ग्रेविटी आया कहाँ से? तो ये ग्रेविटी आया है ग्रेविटेशन से। इसीलिए कहा जाता है ग्रेविटेशन को कॉज ऑफ ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी जो है उसका कारण कौन है? ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही सभी प्लैनेट्स में या सैटेलाइट्स में क्या होती है? ग्रेविटी होता है। तो इसी पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ग्रेविटेशंस क्या होता है? कॉज होता है। किसका कॉज होता है? ग्रेविटी का। ठीक है, जबकि ग्रेविटी क्या होता है? इफेक्ट होता है किसका? ग्रेविटेशन का। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, इट इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट। जो ग्रेविटेशन होता है ये कांस्टेंट होता है और इसका वैल्यू जो है हर जगह सेम होता है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब ये है कि आप किसी भी प्लेनेट में चले जाओ या स्पेस में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ इस यूनिवर्स में, जी का वैल्यू आपको इतना ही मिलेगा। तो इसी को कहा जाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, सर आइजैक न्यूटन पुट फॉरवर्ड द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इन 1687। तो जो आइजैक न्यूटन नाम का साइंटिस्ट था, इन्होंने आगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डेवलप किया था 1687 के आसपास, एंड यूज्ड इट टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व मोशन ऑफ द प्लैनेट एंड मून्स। और इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? जो प्लैनेट्स होते हैं या मून्स होते हैं या फिर प्लैनेट या जो सैटेलाइट होते हैं, उनके मोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसका? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल का। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल G। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल G से डिनोट किया जाता है। अगर हम लोग इसकी SI यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है, जिसको यहाँ भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ मैं। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, इट इज़ ऑलवेज सेम इन ऑल यूनिवर्स। इसको भी मैं बता चुका हूँ, इट इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट। इस पॉइंट पर मैं इसको डिफाइन कर चुका हूँ। ये एक ऐसा वैल्यू है जो पूरे यूनिवर्स में क्या होता है? कांस्टेंट होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर ये ग्रेविटेशन वाला पार्ट जो है कंप्लीट होता है। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं ग्रेविटी के बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम में ग्रेविटी और ग्रेविटेशंस में डिफरेंस पूछ लेते हैं, इसका डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो मैंने कोशिश करी है कि इन दोनों से रिलेटेड सारा पॉइंट कवर हो जाए। तो ग्रेविटी होता क्या है? तो मैं इसमें पहले ही बता चुका हूँ कि ग्रेविटेशंस क्या होता है जी? कॉज होता है। ग्रेविटेशन क्या होता है? कॉज होता है। और ग्रेविटी क्या होता है? इफेक्ट होता है। ग्रेविटी क्या होता है? इफेक्ट होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा।
ठीक है, ग्रेविटेशन है इसलिए ग्रेविटी है, ना कि ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशन है, इसलिए कहा जाता है ग्रेविटेशन को कॉज है और ग्रेविटी क्या है, इफेक्ट है। चलिए जो पॉइंट लिखा उसको वन बाय वन देख लेते हैं। इसेंशियली द टर्म्स ग्रेविटी इज सिमिलर टू ग्रेविटेशन। वैसे देखने में ग्रेविटी जो है ग्रेविटेशन जैसा ही लगता है, ये जो वर्ड है दोनों सेम लगता है, ठीक है, और थोड़ा बहुत सिमिलर है भी, बस क्या फ़र्क है वो फ़र्क मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। आगे बात करते हैं। हाउ एवर द टर्म ग्रेविटी इज जनरली अटैच्ड टू एन ऑब्जेक्ट, फॉर एन एग्जाम्पल ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ मून, मार्स, सन, ETC। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ग्रेविटी का संबंध किससे होता है, ऑब्जेक्ट से होता है। ऑब्जेक्ट से होता है, कहाँ पर होता है, तो प्लैनेट्स में होता है और सैटेलाइट्स में होता है या फिर स्टार्स में होते हैं। सबकी अपनी अलग अलग ग्रेविटी की वैल्यू होती है। तो उसी को यहाँ पर लिखा गया है कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि ग्रेविटी जो है ग्रेविटेशंस का ही सिमिलर रूप है, जबकि नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है हालांकि अलग अलग प्लेनेट और सैटेलाइट का जो ग्रेविटी है वो डिफरेंट होता है, अपना खुद का ग्रेविटी होता है, चाहे वो मार्स हो या फिर मून हो या सन हो या अर्थ हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट रिप्रेजेंट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट। ग्रेविटी जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब वो अर्थ के अंदर रहता है, जैसे हम लोग उसको ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ग्रेविटी की वजह से अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा है। और ये इफेक्ट जो है किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। वहाँ पर जो घटना घटित हो रही है उसको हम लोग ग्रेविटी बोलेंगे, और वो जो ग्रेविटी की घटना जिस वजह से घटित हो रही है वहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसी को यहाँ पर बोला गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है इस प्रकार वी कैन से ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी हैव कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ग्रेविटेशन और द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉज एंड ग्रेविटी इज इट्स इफेक्ट। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, इसीलिए कहा जाता है कि ग्रेविटेशन कॉज होता है और ग्रेविटी क्या होता है, इफेक्ट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, ग्रेविटी होता है। इसी चीज़ को मैं इस पॉइंट पर समझाने की कोशिश कर रहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ के अंदर में जब उसको ऊपर की तरफ या कहीं भी फेंकते हैं तो वो नीचे ही आके गिरता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से। और वो ग्रेविटी आया कहाँ से है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इट इज़ चेंज प्लेस टू प्लेस। यहाँ पर ग्रेविटेशन में हम लोगों ने देखा था कि जी का वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होता है, हर जगह पर सेम होता है, जबकि यहाँ पर जो ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो अलग अलग होता है। अर्थ का ग्रेविटी अलग होता है, मून का ग्रेविटी अलग होता है, सन की ग्रेविटी अलग होती है, मार्स की ग्रेविटी अलग होती है। तो ये प्लेनेट और जगह के हिसाब से चेंज होता है। और इसको किस से डिनोट किया जाता है, ग्रेविटेशन को कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है, इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो ग्रेविटी है इसको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहा जाता है। और इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू होता है अर्थ के लिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसको याद रखिएगा, है ना। और जिस प्रकार जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका मास के साथ रिलेशन होता है, कैपिटल F इज इक्वल्स टू Gm/r², उसी प्रकार मास के साथ ग्रेविटी स्मॉल g का जो रिलेशन होता है वो होता है G इज इक्वल्स टू Gm/r²। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, ये जो कैपिटल G है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो अर्थ के सेंटर की तरफ होता है। और अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, किसका, ग्रेविटी का, या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो स्मॉल जी है इसका वैल्यू 0 होता है, कहाँ पर, सेंटर ऑफ अर्थ पर, सेंटर ऑफ अर्थ पर इसका वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर ग्रेविटी वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ग्रेविटेशनल भी देख लिए और ग्रेविटी भी देख लिए।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था, न्यूटन्स के द्वारा डेवलप किया गया था 1687 के आसपास। तो ये एक प्रकार का लॉ है। अब लॉ है तो इसका कुछ ना कुछ स्टेटमेंट होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ नियम्स होंगे, लॉ होंगे। तो वो होता क्या है उसको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द यूनिवर्स ऑल बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू देयर मासेस। तो इस यूनिवर्स में जितने भी बॉडीज हैं, जितने भी पिंड हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो सभी एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और सभी के पास कुछ ना कुछ मास होते हैं, उसी मास की वजह से एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। The force of attraction between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their center of mass। बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो टू बॉडीज़ के बीच में या टू और मोर बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का, वो जो फोर्स है उन दोनों बॉडी के मास के प्रोपोर्शनल होता है तथा उन दोनों बॉडी के बीच की जो डिस्टेंस होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और इसी को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग थ्योरेटिकली या मैथमेटिकली देखने की कोशिश करते हैं। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पर जिस बॉडी की बात की जा रही है वो बॉडी ए है और दूसरा बॉडी क्या है, बी है। और यहाँ पर बॉडी ए की मास को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं m1 और दूसरे वाले बॉडी के मास को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं m2। और दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग d कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर d के जगह पर r ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी किसी बुक में r लिया गया है, किसी किसी बुक में d लिया गया है। तो ये दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस है। अब यहाँ पर जो लॉ है या स्टेटमेंट है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि इन दोनों बॉडी के बीच जो फोर्स लग रहा है F, इन दोनों बॉडी के मास का मल्टीपल का प्रोपोर्शनल होगा, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू m1 m2। ये स्टेटमेंट है इस लॉ का। दूसरा स्टेटमेंट ये है, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पर इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल का स्टेटमेंट इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 हमको मिल गया है। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 को दोनों को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, क्योंकि दोनों ही फोर्स का वैल्यू है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन करके लिखने के बाद हम लोग को मिल जाता है F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। यहाँ पर मैं बार बार बता रहा हूँ, d की जगह आप लोग r ले सकते हैं, क्योंकि किसी किसी बुक में r लिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को एक इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करने के बाद ये मिल गया है। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाकर एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर मिल जाता है, जहाँ पर F को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, स्मॉल m को बोला जाता है मास ऑफ द टू बॉडीज, और D को बोला जाता है डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, और कैपिटल G को बोला जाता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, या फिर इसी को कहा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी इससे पहले वाले टॉपिक में जो बात कर रहे थे हम लोग ग्रेविटेशन की, वो यही है ग्रेविटेशन, इसी को कहा जाता है, या इसी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। आगे बात करते हैं। तो चूंकि हम लोग को जो इक्वेशंस मिला था, इक्वेशन नंबर थर्ड हम लोग को क्या मिला था, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर मिला था। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, इस इक्वेशन से हम लोग g का वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, d को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, m1 m2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो g का वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाएगा, g इज इक्वल्स टू एफ डी स्क्वायर अपॉन में m1 m2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर g को क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, d का वैल्यू होगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है, डिस्टेंस को हम लोग मीटर से मेज़र करते हैं, और मास है तो यहाँ पर इसका भी किलोग्राम हो जाएगा, इसको भी किलोग्राम, तो यहाँ पर किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। और इसी को क्या कहा जाता है, एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। तो ग्रेविटेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर।
अब यदि मैं यहाँ पर यूनिट मास के लिए ग्रेविटेशन का वैल्यू निकालूं तो वो कितना होता है, तो हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं मास का वैल्यू। दोनों बॉडी का जो मास है वो 1 kg है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तब हम लोग को जो ग्रेविटेशन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल मिल जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ देते हैं कि बताइए यूनिट मास के लिए यूनिट मास को यूनिट डिस्टेंस पर रखा गया है तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो बोल देना वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल होगा, F = G। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग देखे हैं, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमारे यूनिवर्स में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हम लोग अपने अर्थ में ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ज़मीन पर खड़े हुए हैं और ज़मीन से बंधे हुए हैं। ये जो अर्थ सरफेस है ना, ये जो चारों तरफ का अर्थ सरफेस है, इसको ऐसे फ्लैट बनाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो हमारा घर है, यहाँ पर हम खड़े हैं, तो इस अर्थ सरफेस पर हम लोग चल क्यों पा रहे हैं, तो ये ग्रेविटेशंस के वजह से ही पॉसिबल हो रहा है। हालांकि हम लोगों को अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है और इसको ग्रेविटी बोला जाता है। बट ये ग्रेविटी आया कहाँ से है, तो ग्रेविटेशन से आया है। तो इसी पॉइंट को यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, हमको अर्थ सरफेस के द्वारा बॉन्ड किया गया है। किसके द्वारा, ग्रेविटेशंस के द्वारा बंधे हुए हैं, या चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, खड़े हुए हैं। ठीक है, अगर ग्रेविटेशन नहीं होता तो हम लोग हवा में उड़ने लगते। नेक्स्ट बात करते हैं द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। जो अर्थ के चारों तरफ आप लोग सुने होंगे कि जो चंद्रमा है या मून है वो चारों तरफ राउंड करता है। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ है, तो ये हुआ है केवल ग्रेविटेशन की वजह से, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही वो अर्थ के चारों ओर घूम पाता है, नहीं तो इधर उधर मूव करने लगता वो। थर्ड पॉइंट है द मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन। और जितने भी प्लेनेट्स हैं अर्थ, मार्स, वीनस, जुपिटर, जो भी प्लेनेट्स हैं सभी सन के चारों ओर घूम पा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे बात करते हैं द टिड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। जो समुद्र में लहरें हैं, टिड्स बोलते हैं उसको, जो समुद्र में लहरें हैं या ज्वार हैं, ये क्यों जनरेट हो पाता है, वो क्यों बह पाते हैं, क्यों हिलते हैं और क्यों उसमें लहर जनरेट होती है, तो मून और सन के ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं द रेनफॉल एंड स्नोफॉल इज़ पॉसिबल। यहाँ पर जो बारिश होती है हमारे अर्थ में, जो बारिश होती है या स्नोफॉल जो होती है, तो ये सब किस वजह से पॉसिबल हो पाया, ग्रेविटेशन की वजह से पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं द सैटेलाइट कैन रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है हमारे अर्थ से, जैसे कि अभी आप लोगों को पता होगा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 3 से पहले चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, और इससे पहले ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं जिसके बारे में स्टडी करना है। जैसे अर्थ के बारे में स्टडी करना है तो अर्थ के चारों ओर एक रोटेट करता हुआ सैटेलाइट लॉन्च कर दिया जाता है। मार्स का स्टडी करना है तो उनके चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड में एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया जाता है। मून का करना है तो मून के चारों तरफ एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया जाता है। तो ये सभी प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते क्यों हैं, रिवॉल्व क्यों करते हैं, तो ये सब पॉसिबल होता है केवल और केवल ग्रेविटेशन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द अर्थ एटमॉस्फेयर इज एग्जिस्ट ड्यू टू दिस। हमारा जो ये अर्थ है, ये हमारा जो अर्थ है, तो आप लोग को पता है इसके चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर पाया जाता है। जैसे कि आप लोग सुने होंगे हेमोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, आयन मंडल, ये सब सुने होंगे आप लोग। आयनोस्फेयर बोलते हैं जिसको, समताप मंडल। तो ये एटमॉस्फेयर जो है यहाँ पर क्यों रिप्रेजेंट है, क्यों एग्जिस्ट करता है ये, तो ये एग्जिस्ट करता है केवल और केवल ग्रेविटेशंस की वजह से। और इसी एटमॉस्फेरिक इफ़ेक्ट की वजह से हमारे अर्थ में हम लोग का जीवन पॉसिबल हो पाया है। जैसे कि बारिश हो गया, मौसम में चेंज हो गया, रेडियो वेव हो गया, और ये जो कम्युनिकेशंस हो गया, ये सब किस वजह से पॉसिबल हो पाता है, तो ये एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स हैं इनके वजह से पॉसिबल हो पाता है।
और वायु, इसको वायुमंडल भी बोलते हैं एटमॉस्फेयर को। इसमें ऑक्सीजन और जो हमारे लिए जीने लायक जो चीज़ें हैं वो यहीं से पॉसिबल हो पाता है एटमॉस्फेयर की वजह से, क्योंकि स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ हम लोग जीवित नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, और ये एटमॉस्फेयर क्यों बना रहता है? केवल और केवल ग्रेविटेशन की वजह से। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि जो ग्रेविटेशन है उनका सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर कवर हो जाए। आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं ग्रेविटेशन से रिलेटेड, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कुछ चीज़ों को, और कुछ चीज़ें नया होंगी यहाँ पर। जैसे कि जी का वैल्यू क्या होता है? एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू इतना होता है, मैं बता चुका हूँ। सेकंड पॉइंट में याद रखिएगा जी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये भी बता चुका हूँ। थर्ड पॉइंट में याद रखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन जो है इसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं, यहाँ से मैं प्रूफ करके बता दिया हूँ। और ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होता है, इसको याद रखिएगा, 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स क्यों होता है? क्योंकि जिस भी प्लेनेट में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये हमेशा नीचे आती है। नीचे क्यों आती है? क्योंकि ये हमेशा सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करता है। अब जैसे कि सन का एग्जांपल ले लें, और इसके चारों तरफ प्लेनेट घूम रहे हैं, तो ये यहाँ पर इससे इनके बीच क्या काम कर रहा है? एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है मतलब ये जो सन जो है इस प्लेनेट को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। तो इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, एक फोर्स बाहर की तरफ लगता है, एक फोर्स अंदर की तरफ लगता है, इसी को तो सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, और इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोल देंगे। और जब ये बाहर की तरफ लगता है तो इसको सेंट्रीफ्यूगल बोल देते हैं, और ये अंदर की तरफ लगता है तो इस फोर्स को सेंट्रीपिटल बोल देते हैं। खैर इतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग यहाँ पर ये याद रखिए ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। इसको भी याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स बोलने का मतलब है डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। जैसे कि अर्थ सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो ये इसी पाथ से वापस गिरेगा क्या? ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है क्या कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक रहे हैं तो यहीं से ऐसे वापस गिरे? तो ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन शेप साइज ऑफ द बॉडी। जो ग्रेविटेशन है इसका वैल्यू डिपेंड नहीं करता है, जी का वैल्यू डिपेंड नहीं करता है किसके ऊपर? शेप और साइज के ऊपर। ऑब्जेक्ट का साइज और शेप कुछ भी हो, ग्रेविटेशन का वैल्यू उतना ही रहता है। ठीक है, और ग्रेविटेशन का वैल्यू इतना होता है, हम लोग देख चुके हैं, डिटरमाइंड बाय द हेवन कैवेंडिश 1798। सॉरी फॉर दैट, एक चीज़ गलत बता दिया था मैं कि जी का वैल्यू किसने फाइंड किया था? न्यूटन ने फाइंड किया था, ऐसा बताया था, लेकिन न्यूटन्स ने केवल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल को बताया था। इस फॉर्मूले को फाइंड किया था किसके द्वारा? आइजैक न्यूटन के द्वारा। बट इसका जो कांस्टेंट वैल्यू है जी इज इक्वल टू 6.67 क्रॉस 10⁻11, इस कांस्टेंट वैल्यू को किसके द्वारा फाइंड किया गया था? हेवन कैवेंडिश के द्वारा फाइंड आउट किया गया था, डिटरमाइन किया गया था। कब? 1798 के आसपास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है पूरा कंप्लीट होता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, हम लोग क्या क्या देखें इस टॉपिक के अंदर में। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखें। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया ग्रेविटेशनल फोर्स का। फॉर्मूला डिराइव करने के बाद हम लोगों ने इसके इंपॉर्टेंस के बारे में जाने कि हमारे यूनिवर्स में कौन कौन सी घटनाएं ऐसी घटित होती जो ग्रेविटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग समझे हैं जो 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों ने ये भी जाना कि जी का जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है उसको किसके द्वारा डिटरमाइन किया गया है? हेवन कैवेंडिश के द्वारा डिटरमाइन किया गया है 1798 में। अब यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के 4th नंबर का टॉपिक है जिसका नाम है फ्री फॉल। इस चैप्टर का 4th नंबर का टॉपिक है फ्री फॉल, और नाम से ही समझ में आ रहा है फॉल का मतलब होता है गिरना, और फ्री का मतलब है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लग रहा है। इवन एयर रेजिस्टेंस को भी हम लोग यहाँ पर नेग्लिजिबल कंसिडर करेंगे, तो उसी को हम लोग फ्री फॉल कहेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशंस के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन बॉडी फॉल फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी सच दैट नो अदर फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट
देन द बॉडी मूव्स टूवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे कि ये अर्थ सरफेस है, अब इस अर्थ सरफेस से किसी बॉडी को मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, तो ऊपर से फेंकने के बाद कुछ देर बाद वो नीचे की तरफ आता है, और जब ये नीचे की तरफ आता है तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार का फोर्स अप्लाई नहीं होता है बाहर से। इवन इसके ऊपर जो एयर का रेजिस्टेंस लगता है, एयर के द्वारा रुकावट लगता है, इसके मोशन का विरोध करता है, उसको भी यहाँ पर नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। तो ये अर्थ सरफेस पर ही वापस आता है। क्यों? क्योंकि अर्थ के ऊपर क्या है, ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से ये नीचे की तरफ गिरने लगता है। तो इसी बॉडी के इस मोशंस को क्या कहा जाता है, फ्री फॉल कहा जाता है। और यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन बॉडी फॉल फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जब भी कोई बॉडी जो है ग्रेविटी के प्रभाव से फ्रीली मूव करता है या फ्रीली नीचे की तरफ गिरता है, सच दैट नो अदर फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट, और इसके ऊपर किसी भी प्रकार का दूसरा फोर्स कोई काम नहीं करता है, देन द बॉडी मूव्स टूवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ। तब ये बॉडी जो है अर्थ सरफेस की तरफ मूव करता है या अर्थ सरफेस की तरफ जाता है। ठीक है, तो इस बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्री फॉल बॉडी कह देते हैं। आई होप ये डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं फ्री फॉल की एग्जाम्पल की। जैसे कि टेक अ स्टोन, हम लोग एक पत्थर लेते हैं, थ्रो इट अपवर्ड, उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं, इट रीचेस अ सर्टेन हाइट, ये कुछ हाइट पर चला जाता है। ये पत्थर है, ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से इसको ऊपर की तरफ फेंकने पर ये कुछ हाइट पर चला जाता है। देन इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन, अब ये नीचे की तरफ गिरने लगता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है फ्री फॉल का। दूसरा एग्जाम्पल है वाटरफॉल। वाटरफॉल आप लोग देखे होंगे, जो पहाड़ होता है, ठीक है, जो हिल होता है, वहाँ से जब पानी गिरता है तो ऐसे नीचे गिरता है। तो ये क्यों गिर रहा है, नीचे की तरफ क्यों गिर रहा है, ये ऐसे करके सीधा क्यों नहीं जा रहा है, ऊपर ऐसे क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ये नीचे गिर रहा है। फ्री फॉल, इसी को फ्री फॉल बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फॉल ऑफ फ्रूट फ्रॉम द ट्रीज। जो पेड़ होते हैं तो इससे जो फ्रूट्स जो गिरते हैं, इसको भी हम लोग फ्री फॉल बोलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। यहाँ पर वाटर के ऊपर भी बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा था, और जब हम लोग स्टोन को ऊपर की तरफ ऊपर फेंक रहे थे तो इसके ऊपर भी कोई अदर फोर्स काम नहीं कर रहा था, तो ये नीचे की तरफ अपने आप गिर रहा था ग्रेविटी के प्रभाव से। ठीक है, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव से। ठीक है, तो आई होप ये सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो फ्री फॉल से रिलेटेड जो पॉइंट है मैं यहाँ पर समझा दिया हूँ। आगे बात करते हैं रॉबर्ट बॉयल एक्सपेरिमेंट। अब फ्री फॉल से रिलेटेड ही रॉबर्ट बॉयल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में समझते हैं। और यहाँ से कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी बन जाते हैं, है ना। इफ़ द बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट, देन they will reach to ground at the same time if air resistance is negligible। तो रॉबर्ट बॉयल का ये कहना है कि मान लेते हैं हमारे पास ये एक वैक्यूम है। वैक्यूम बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर एयर नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं है, एयर नहीं है, वैक्यूम है। अब यहाँ पर ये सरफेस है, अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या कंसीडर कर लेता हूँ, इसको स्टील बॉडी कंसीडर कर लेता हूँ या आयरन बॉडी कंसीडर कर लेता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास एक पेपर का टुकड़ा है, ये मेरे पास क्या है, एक पेपर का टुकड़ा है, और दोनों को सेम हाइट पर रखा गया है, दोनों को एज हाइट पर रखा गया है, दोनों को एज हाइट पर रखा गया है। तो जब दोनों को हम लोग नीचे की तरफ छोड़ते हैं, जब नीचे की तरफ एक साथ छोड़ते हैं, तो दोनों सरफेस पर सेम टाइम में पहुंचते हैं। सरफेस पर दोनों क्या करते हैं, सेम टाइम में पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम है, एयर नहीं है। ठीक है, या यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाता है, तब ऐसा होता है। ऐसा किसने बोला? रॉबर्ट बॉयल ने बोला। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग अपने अर्थ सरफेस पर किसी बॉडी को ऊपर से नीचे गिराते हैं, तो जिसका मास ज़्यादा होता है वो पहले गिरता है, जिसका मास ज़्यादा होता है वो पहले गिरता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ में क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। हमारे अर्थ में क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। बट अगर एयर रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लिजिबल कंसिडर कर दें या वैक्यूम कंसिडर कर लें, तो उस सिचुएशंस में ऐसा नहीं है। मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दोनों बॉडी का मास चाहे सेम हो चाहे डिफरेंस हो, दोनों एक साथ गिरेंगे, दोनों एक साथ। रियल में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर एक फेदर ले लेते हैं हम लोग,
जैसे कि ये एक पंख ले लिए हैं, एक फेदर ले लिए हैं और एक कॉइन ले लिए हैं, तो अर्थ सरफेस पर क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर एयर जो है इस पंख को, इस फेदर को रेजिस्ट करेगा, और इस कॉइन को भी नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ेंगे तो ये भी एयर को रेजिस्ट करेगा। तो यहाँ पर जो एयर रेजिस्टेंस है ये सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है जिस बॉडी को हम लोग किसी हाइट से छोड़ रहे हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर जिसका सरफेस एरिया छोटा होगा वो पहले गिरेगा, और जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वो थोड़ा सा लेट में ग्राउंड सरफेस में गिरेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से रॉबर्ट बॉयल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ये केवल वैक्यूम के लिए था, और जहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाता है वहाँ पर किसी भी बॉडी को, चाहे उसका मास कुछ भी हो, वो सेम टाइम में ग्राउंड सरफेस पर गिरता है, बट एक्चुअल में जब एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल नहीं कंसीडर करते लाइक अर्थ सरफेस पर, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस बॉडी के अर्थ सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, मास कुछ भी रहे, ठीक है। और रही बात एक्सीलरेशंस की, तो दोनों बॉडी में एक्सीलरेशन सेम होता है, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटी होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है सभी जगह। अर्थ सरफेस की अगर हम लोग बात करें तो अर्थ का एक्सीलरेशन जो होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9.8 ही होता है, बट एयर रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है उस बॉडी के सरफेस एरिया के ऊपर। किसी भी बॉडी का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, किसी बॉडी का सरफेस एरिया कम होता है। तो जो एयर को ज़्यादा रेजिस्ट करेगा वो बाद में गिरेगा ग्राउंड पर, और जो एयर को कम रेजिस्ट करेगा वो पहले गिरेगा, है ना। तो यहाँ पर फ्री फॉल का जो सभी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ कि ग्रेविटी क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे केवल एक्सीलरेशंस के बारे में। वैसे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशंस को जी से डिनोट करते हैं, इसी जी के बारे में हम लोग अभी जानने वाले हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ऑन फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे कि यहाँ पर मैं अभी कुछ देर पहले बताया था कि ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पर किसी बॉडी को जब हम लोग नीचे गिराते हैं, फॉल करवाते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सीलरेशंस प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये बॉडी जो है अर्थ ग्राउंड की तरफ जाने की कोशिश करता है ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है किसी बॉडी के ऊपर, जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है उसी को कहा जाता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस फ्री फॉलिंग बॉडी, जब किसी बॉडी को हम लोग अर्थ सरफेस से किसी हाइट से नीचे की तरफ छोड़ते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस बॉडी के ऊपर एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, उसी एक्सीलरेशंस को कहा जाता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर आप लोग को वन मार्क्स में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेफिनेशन पूछे तो ये लाइन आप लोग लिख सकते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर जी, ये तो बता चुका हूँ। इसका ये सा यूनिट भी बता चुका हूँ, जी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। अब हम लोग बात करते हैं दोनों के बीच का रिलेशन। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं जो अर्थ का मास होता है वो कैपिटल एम होता है, ठीक है, और हम लोग कंसीडर कर लेते हैं हमारे अर्थ का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, कैपिटल आर कंसीडर कर लेते हैं। उसी प्रकार हमारे अर्थ में जो बॉडी है जिसको हम लोग फ्री फॉल करवा रहे हैं, जिसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, उस बॉडी का मास हम लोग स्मॉल एम कंसीडर कर लेते हैं, और हम लोग को पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नाउ वी नो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ हम लोग को पता है, F इज इक्वल्स टू एम ए होता है। अब यहाँ पर ए क्या है, एक्सीलरेशन है।
बट यहाँ पर हम लोग एक्सीलरेशंस को g कंसीडर कर चुके हैं, इसलिए a को मैं g से रिप्लेस कर देता हूँ। तो इस इक्वेशंस को लिख सकता हूँ f इज इक्वल्स टू mg, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैं इक्वेट कर देता हूँ। इक्वेटिंग करने के बाद mg इज इक्वल्स टू जी एम एम अपन आर स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ से स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो g इज इक्वल्स टू हम लोग को क्या मिल जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M अपन आर स्क्वायर मिल जाएगा। और इसी को कहा जाता है स्मॉल g और कैपिटल G के बीच का रिलेशंस कहा जाता है। और इस इक्वेशन से हम लोग देखकर बता सकते हैं G डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी बट डिपेंड्स अपॉन द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ और प्लेनेट। इस प्रकार से हम लोग इस इक्वेशन से बोल सकते हैं कि G का वैल्यू जो है केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है और रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, किसकी, प्लेनेट की मास के ऊपर और उसकी रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करता है। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी। किसके ऊपर डिपेंड करता है, केवल जो प्लेनेट है उसके मास और रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ से इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी प्लेनेट का ग्रेविटी का वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे वो मास हो, चाहे मून हो, चाहे वो अर्थ हो, बस हमको उस प्लेनेट्स का मास पता होना चाहिए और रेडियस पता होना चाहिए। ठीक है, आगे कैलकुलेट करेंगे मून और अर्थ के लिए हम लोग जी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर ऑन विच जी डिपेंड्स। अब हम लोग बात करेंगे जी किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो डिपेंड करते हैं उसको तो मैं यहाँ पर बता दी हूँ, फिर भी यहाँ पर एक बार और बता देता हूँ। यदि R का वैल्यू ज़्यादा है तो G का वैल्यू कम होगा, और यदि R का वैल्यू कम है तो G का वैल्यू ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 से दोनों के बीच का रिलेशंस क्या है, स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और यदि प्लेनेट का मास ज़्यादा है तो G का वैल्यू ज़्यादा होगा और कम है तो कम होगा। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन नंबर 3 से हम लोग देख सकते हैं कि G जो है जो प्लेनेट है उसके मास के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, जो G का वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ प्लेनेट का, और G का वैल्यू है प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ प्लेनेट का। इस वजह से यहाँ पर ये रिलेशन हम लोग को देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे हम लोग अर्थ के लिए G का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि कुछ देर पहले मैं आप लोग को बता रहा था कि अर्थ के लिए जो G का वैल्यू होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये कैसे होता है उसी को यहाँ पर कैलकुलेट करके बताऊंगा मैं। तो चूंकि हम लोग को पता है अभी कैलकुलेट किए थे, स्मॉल g का वैल्यू होता है जी एम अपन आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं पहले ही बताया हूँ, जिस भी प्लेनेट का स्मॉल g का वैल्यू कैलकुलेट करना है उस प्लेनेट का आपको मास और रेडियस पता होना चाहिए। जैसे कि अर्थ का रेडियस होता है 6.4 क्रॉस 10 के पावर 6 मीटर होता है, और अर्थ का जो मास होता है वो होता है 6.0 क्रॉस 10 के पावर 24 किलोग्राम होता है। और g का वैल्यू तो हम सभी को पता है, कैलकुलेट कर चुके हैं। g का वैल्यू होता है 6.673 क्रॉस 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखते हैं। अब इन सभी वैल्यूज़ को R, कैपिटल M और G, इन सभी वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा G इज इक्वल टू 6.673 क्रॉस 10 के पावर -11 क्रॉस 6 क्रॉस 10 के पावर 24, और ये हो जाएगा 6.4 क्रॉस 10 के पावर 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर अगर यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम अपन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर किलोग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल न्यूटन पर किलोग्राम बच जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 6,673 हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 10 के पावर 3 आ जाएगा अपॉन में, और यहाँ पर 6 आ जाएगा, और ये 10 के पावर 24 है। यहाँ से हम लोग को 10 के पावर 3 मिलेगा, तो ऊपर आके ये -3 हो जाएगा, है ना, ऊपर आके क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर अगर स्क्वायर को ओपन करूँ मैं तो ये 6.4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट को हटाऊंगा मैं तो ये 64/10 हो जाएगा, तो 10 तो ऊपर चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर 10 के पावर +2 आया है, और ये 6.4 जो है 64 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए 64 को मैं 2 बार लिख दिया हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 10 की पावर -11 है, यहाँ पर +24 है, तो ये 10 की पावर -11 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 की पावर 6 है, तो अगर मैं स्क्वायर को ओपन करूँ यहाँ पर तो 10 के पावर में 12 हो जाएगा, और ये ऊपर जाके -12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 के पावर -12 है। इस प्रकार से ये टर्म्स हमको मिल जाएगा। आगे देखते हैं, जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे तो हम लोग को मिल जाएगा 20,019 मिल जाएगा, और 10 के पावर में 0 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे ना 24 -11 -12 -3 + 2 इसको सॉल्व करेंगे तो 10 के पावर में 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 32 क्रॉस 64 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से 2 से इसको हम लोग कटाएंगे तो 32 आएगा, और इसको 2 से कटाएंगे तो हम लोग को 3 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मिलेगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा g = 9.77 मीटर/सेकंड स्क्वायर मिल जाएगा। बट फॉर अर्थ 45 लैटिट्यूड ऑन सी लेवल, जो समुद्र लेवल है, जो समुद्र का लेवल है वहाँ से 45 डिग्री के हाइट पर g का वैल्यू जो होता है ये 9.8 होता है। अदरवाइज इसका वैल्यू जो होता है कैलकुलेटिव तरीके से अगर g का वैल्यू देखें तो ये होता है 9.77 मीटर/सेकंड स्क्वायर। बट अगर हम लोग लैटिट्यूड पर देखें सी लेवल से 45 डिग्री पर, तो ये हमको मिल जाता है g = 9.8 मीटर/सेकंड। इसको याद रखिएगा, 1 मार्क्स में पूछ देते हैं, ठीक है। तो ये रहा अर्थ का ग्रेविटी का वैल्यू। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अर्थ पर जो स्मॉल g का वैल्यू वो कितना होता है 9.8 मीटर/सेकंड होता है कहते हैं। इसी प्रकार मून का भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। इसी प्रकार अगर हम लोग मून का कैलकुलेट करेंगे तो मून का मास पता होना चाहिए जो कि यहाँ पर है, और मून का रेडियस भी पता होना चाहिए जो कि यहाँ पर है, और कैपिटल G का वैल्यू तो हम सभी को पता है, और हम लोग को फॉर्मूला भी पता है g = G m/r²। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मून के लिए g का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उन सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, और पुट करने के बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मून के लिए ग्रेविटी का जो वैल्यू वो हम लोग को मिल जाता है g मून = 1.6 मीटर/सेकंड। यहाँ पर मून के लिए कितना मिल गया 1.6 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, जो अर्थ का ग्रेविटी का वैल्यू मिला था 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर, उसको हम लोग मून से कंपेयर करते हैं। तो अर्थ का हम लोग को मिला था इतना अप्रॉक्सीमेट, और मून का हम लोग को इतना मिल गया है अप्रॉक्सीमेट, है ना। तो दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, इसको इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 1.6/9.8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 1/6। इसका मतलब ये है जो मून का ग्रेविटी है और अर्थ का ग्रेविटी ये किसके इक्वल होता है 1/6 रेशियो के इक्वल होता है। या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं जो मून का ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होता है। या इसी को मैं बोल सकता हूँ कि अर्थ का जो ग्रेविटी है वो 6 मल्टीपल होता है, वो 6 मल्टीपल होता है किसका, मून के ग्रेविटी का, ऐसा बोल सकते हैं। दोनों तरीके से बोल सकते हो, मीनिंग एक ही है। तो यदि आप लोग को 1 मार्क्स में पूछें कि मून का ग्रेविटी जो है कितना होता है अर्थ के कंपैरिजन में, तो बोल देना 1/6 होता है, 1/6 होता है। और यदि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछें कि बताइए कि अर्थ का ग्रेविटी कितना होता है मून के कंपैरिजन में, तो बोल देना 6 मल्टीपल होता है, बोल देना 6 मल्टीपल होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को चैप्टर 8 में मैं आप लोग को इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करवाया था ग्राफिकल मेथड से। वो था v = u + at, s = ut + 1/2 at², v² = u² + 2as। ये हम लोग डिराइव कर लिए थे। इसको कहा जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन। बट ये लीनियर केस में है, जब बॉडी एक लाइन में मोशंस करता है या किसी प्लेन में मोशन करता है तब के केस में है। जहाँ पर v को बोला जाता है फाइनल वेलोसिटी, u को बोला जाता है इनिशियल वेलोसिटी, a को बोला जाता है एक्सीलरेशन और t को बोला जाता है टाइम। बट यहाँ पर फ्री फॉल के केस में यहाँ पर जो एक्सीलरेशन a है इसको g से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इसीलिए फ्री फॉल बॉडी के लिए ये जो तीनों इक्वेशन है ये कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाता है। v = u + gt, s = ut + 1/2 gt², v² = u² + 2gs। तो इसी इक्वेशंस को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब आगे हम लोग बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। आगे हम लोग बात करते हैं जी का वैल्यू कहाँ पर पॉजिटिव होता है और जी का वैल्यू कहाँ पर निगेटिव होता है, इसकी बात करते हैं। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो जी का वैल्यू हमको कब पॉजिटिव लेना है और कब हम लोग को जी का वैल्यू निगेटिव लेना है, ये हमको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, स्मॉल जी का वैल्यू पॉजिटिव होता है कब, जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और स्मॉल जी का वैल्यू जो है निगेटिव होता है जब बॉडी की वेलोसिटी जो है डिक्रीज होती है। अब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कब होती है और डिक्रीज कब होती है, तो इसको याद रखिएगा। जैसे कि मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये अर्थ सरफेस है, और जब अर्थ सरफेस से किसी बॉडी को हम लोग वर्टिकली अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में फेंकते हैं ऐसे, तो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाते जाता है तो इसका वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर ये कुछ सेकंड के लिए, कुछ बहुत ही कम सेकंड के लिए रेस्ट पर आ जाता है, उसके बाद ये फिर से नीचे गिरने लगता है अर्थ ग्राउंड में। तो यहाँ पर दो सिचुएशंस है, जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तब। दूसरा सिचुएशन है हमारे पास जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो याद रखिएगा, जब किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है, यहाँ पर डिक्रीज होता है। और जब बॉडी जो है ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है, डाउनवर्ड मूव करता है, तो यहाँ पर वेलोसिटी का वैल्यू इंक्रीज होता है, क्योंकि अर्थ ग्राउंड जो है ग्रेविटी की वजह से इस बॉडी को अपनी तरफ खींचता है। तो जैसे जैसे ये नीचे आता है तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। तो याद रखिएगा, वेलोसिटी जब इंक्रीज वाला केस होता है तो उस सिचुएशंस में हम लोग जी का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेलोसिटी इंक्रीज होता है तब जी का वैल्यू पॉजिटिव होता है। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं, जब बॉडी जो है अर्थ ग्राउंड डाउनवर्ड मूव करता है, अर्थ ग्राउंड की तरफ फॉल करता है कोई भी बॉडी, तो उस सिचुएशन में हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। और जब वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो बॉडी का जो मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो अपवर्ड होता है। तो यहाँ पर अपवर्ड वाला केस क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज होता है यहाँ पर। और यहाँ पर स्मॉल जी के वैल्यू को क्या कंसिडर करते हैं, निगेटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं वेरिएशन ऑफ जी। चूँकि जी का वैल्यू जो है किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कब इसका वैल्यू जो है मैक्सिमम होता है, कब इसका वैल्यू जो है मिनिमम होता है, ये चीज़ हम लोग को देखना है। ठीक है, तो ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग शेप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, व्हेन अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल, जब यहाँ पर अर्थ का जो शेप है परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होता है तो उस सिचुएशंस में जी का वैल्यू क्या होता है, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ डेरिवेशंस करवाए हैं मैंने, छोटा सा है डेरिवेशन, बट 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों को बस ये याद रखना है कि जी का वैल्यू पोल पर क्या होता है और जी का वैल्यू इक्वेटर पर क्या होता है, मतलब मैक्सिमम कहाँ पर होता है, मिनिमम क्या होता है, बस इतना ही याद रखना है 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बट ये क्यों मैक्सिमम होता है, क्यों मिनिमम होता है, इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट तो समझना जरूरी है ना, इसलिए इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। लेकिन एग्जाम में इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाता, पूछ लिया जाए तो वो बहुत रेयर सिचुएशन होता है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये हमारे पास अर्थ है, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं अर्थ का जो शेप है कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, तो इसको हम लोग इलिप्टिकल का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस सर्कल में, जिसको हम लोग इक्वेटर का नाम दे देते हैं। ये हमको मिल गया इक्वेटर, और इसके परपेंडिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन में एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम लोग पोल कह देते हैं। तो ये वाला जो लाइन है ये पोल कहलाता है, और ये वाला जो लाइन है ये इक्वेटर कहलाता है, किसका, अर्थ का। और यहाँ पर ये जो आर ई है, आर ई को हम लोग बोल सकते हैं रेडियस बोल सकते हैं इक्वेटर के लिए, क्या बोल सकते हैं, रेडियस बोल सकते हैं। या फिर यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग सेमी मेजर एक्सिस बोल सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं, सेमी माइनर एक्सिस बोल सकते हैं। और सेमी माइनर रेडियस हम लोग पोल के लिए आर पी कंसिडर कर लेते हैं और इक्वेटर के लिए आर ई कंसिडर कर सकते हैं। और ये वाला लेंथ देखो और ये वाला लेंथ देखो,
अगर दोनों का कंपैरिजन करेंगे हम लोग तो आर ई का वैल्यू क्या होगा, आर पी से ग्रेटर देन होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग पता लगाते हैं कि जी का वैल्यू जो है पोल पर ज़्यादा होगा कि इक्वेटर पर ज़्यादा होगा। इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हम लोग को पता है जी का डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं। जी और कैपिटल जी के बीच रिलेशन क्या होता है, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो इसी को पहले हम लोग पोल के लिए लिखेंगे इसी फॉर्मूले को। तो ये कुछ ऐसा मिल जाएगा, जी पी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर पी मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं इक्वेटर के लिए, अर्थ के इक्वेटर के लिए अगर जी का वैल्यू लिखूं तो ये जी ई इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर ई हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेता हूँ। अब इक्वेशन नंबर 2 को मैं इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा जी ई अपॉन जी पी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर ई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जी पी का वैल्यू मेरे पास ये है, तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा जी ई के वैल्यू से तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा आर स्क्वायर पी अपॉन जी एम। यहाँ पर जी एम और जी एम कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, आर स्क्वायर पी अपॉन आर स्क्वायर ई, ये बच जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बच गया, जी कैपिटल ई अपॉन जी पी इज इक्वल टू आर पी अपॉन आर पी अपॉन आर ई बच जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूँ। अब चूंकि हम लोग को पता है इस वाले फिगर से, इस वाले फिगर को देखकर हम लोग बता सकते हैं आर ई का वैल्यू ग्रेटर देन है आर पी से, तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिखा हूँ, आर ई का वैल्यू ग्रेटर देन है आर पी से। और अगर मैं इस आर पी को, सॉरी इस आर ई को अगर मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर ई को जब मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, और ये आर ई इधर आके नीचे में आ जाएगा, तो आर पी अपॉन आर ई लिख सकता हूँ। या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ही मतलब है, आर पी अपॉन आर ई क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 1 से, तो ये लेस देन है 1 से। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ। आगे देखते हैं। अब हम लोग को मिल गया इक्वेशन नंबर 2 और 3 से। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 क्या था, कुछ ऐसा था। इक्वेशन नंबर 3 क्या था, एक बार और चेक कर लेते हैं, है ना। कहाँ गया इक्वेशन नंबर 3, हाँ ये था इक्वेशन नंबर 3 और ये था हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं इस वैल्यू के जगह पर आर पी अपन आर ई के जगह पर अगर मैं जी ई अपन जी पी रख दूँ तब क्या मिलेगा मुझे, तो जी पी इज इक्वल्स टू आर पी अपन आर ई था, ये था मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 से, सॉरी फॉर दैट, ये इक्वेशन नंबर 4 होगा। तो इक्वेशन नंबर 4 से जब मैं इसके वैल्यू को इक्वेशन 4 में रखूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये आर पी अपॉन आर ई ग्रेटर देन 1, ये इक्वेशन नंबर 4 था और ये इक्वेशन नंबर 3 था। तो यहाँ पर इसको मैं रिप्लेस करूँगा, किसके द्वारा रिप्लेस करूँगा, जी ई अपॉन जी पी से रिप्लेस करूँगा। तो मैं इस वाले इक्वेशंस को क्या लिख सकता हूँ, जी ई अपॉन जी पी लेस देन 1 लिख सकता हूँ। अब जी पी को मैं क्या कर देता हूँ, इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो इसी इक्वेशंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, जी ई लेस देन जी पी लिख सकता हूँ। तो इस इक्वेशन से हम लोग ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि इक्वेटर पर जो जी का वैल्यू होगा वो कम होगा जी पी के कंपेरिजन में। इस वाले इक्वेशन से हम लोग क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि इक्वेटर पर जो जी का वैल्यू होगा, इक्वेटर पर जो जी का वैल्यू होगा वो लेस देन होगा या मिनिमम होगा, किसके कंपैरिजन में, पोल के कंपैरिजन में, और पोल पर जी का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो यही रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यही रिजल्ट आप लोग को क्या करना है, याद रखना है, ना कि इसका डेरिवेशन। तो एक बार और रिपीट कर देता हूं, पोल पर एक बार और रिपीट कर देता हूं, पोल पर इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। कहां पर, यहां पर जी का वैल्यू मैक्सिमम होगा और यहां पर मिनिमम होगा। इस चीज को याद रखिएगा। तो ये हो गया फर्स्ट केस, वेरिएशन ऑफ जी देख रहे हैं। अब शेप के आधार पर तो हम लोग देख लिए हैं कि अर्थ के पोल पर इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, इक्वेटर पर मिनिमम होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस। अगर हम लोग अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पर चले जाएंगे, अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पर चले जाएंगे, तब जी का वैल्यू क्या होगा, इसको देखेंगे। जैसे कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ का सेंटर है जिसको ओ कंसिडर कर लेते हैं, हमारे अर्थ का जो रेडियस है वो आर है, और ये जो अर्थ सरफेस है इससे एज हाइट पर एक बॉडी है, एज हाइट पर एक बॉडी है बी, ठीक है। और ये बॉडी जो है अर्थ सरफेस पर, इस बॉडी के पोजीशन को ए कंसीडर कर लेते हैं,
ठीक है। तो अर्थ के सेंटर से जो बॉडी बी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आर है और यहाँ से यहाँ तक एच है, तो ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर प्लस एच। आई होप ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी आप लोगों को डेरिवेशन नहीं करना है 9th क्लास में, या ये डेरिवेशन आप लोग 11th क्लास में पढ़ोगे और वहाँ पर इसको पढ़ना भी पड़ेगा, लेकिन 9th क्लास में अभी केवल कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर अर्थ सरफेस से किसी हाइट पर चले जाएं तब जी का वैल्यू क्या होगा। बस इसको मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ मैं कि ये डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। जैसे यहाँ पर प्रूफ करके बताया ना कि पोल पर मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पर मिनिमम, वैसे ही इसको भी प्रूफ करके बताऊँगा। तो आई होप ये डायग्राम आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चूँकि हम लोग को पता है स्मॉल जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है अर्थ सरफेस के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आर की जगह पर आर प्लस एच लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पर हाइट के लिए निकाल रहे हैं ना, एच हाइट के लिए। तो यहाँ पर आर को मैं रिप्लेस कर दूंगा आर प्लस एच के लिए, क्योंकि सेंटर से ये जो बॉडी बी है इसका हाइट कितना है, आर प्लस एच है। तो मुझे मिल जाएगा जी डेस इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये हो गया फॉर हाइट एच फ्रॉम अर्थ सरफेस। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा जी डेस अपॉन जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर अपॉन जी एम। यहाँ पर फिर से जी एम कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर ये मिल जाएगा। अब इस इक्वेशंस को मैं यहाँ पर रीअरेंज करके लिख लेता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। अब आगे देखते हैं। अब चूंकि हम लोग को इस फिगर से पता है, इस फिगर से देखकर हम लोग बता सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा है कि ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा है, बताइए मुझे। तो ये वाला डिस्टेंस छोटा है, ये वाला डिस्टेंस बड़ा है। तो इसी कंडीशंस को मैं यहाँ पर लिखा हूँ, आर प्लस एच ये ग्रेटर देन होगा किसके कंपैरिजन में, जो रेडियस ऑफ अर्थ है इसके कंपैरिजन में। तो इस इक्वेशंस को और क्या लिख सकता हूँ, इस वाले टर्म्स को जब मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो इधर आके नीचे में आ जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, केवल 1 बचेगा। तो 1 ग्रेटर देन होगा आर अपॉन आर प्लस एच से। तो फिर से यहाँ पर मुझे इक्वेशन नंबर 3 मिल गया और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4, ये इक्वेशन नंबर 4 था और इक्वेशन नंबर 3 था, है ना। तो यहाँ पर आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इसको अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ, तो इस चीज़ को मैं किसके द्वारा रिप्लेस कर सकता हूँ, जी डेस अपॉन जी से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इसके जगह पर मैं पुट कर दिया जी डेस अपॉन जी, तो मुझे मिल गया 1 ग्रेटर देन जी डेस अपॉन जी। अब जी को मैं इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा जी ग्रेटर देन जी डेस। क्या मिल गया मुझे, जी ग्रेटर देन जी डेस, या इसी को मैं लिख सकता हूँ जी ग्रेटर देन लेस देन जी। तो इस वाले रिजल्ट से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जी डेस क्या था, एज हाइट पर ग्रेविटी था, और जी क्या था, अर्थ सरफेस पर ग्रेविटी का वैल्यू था। और इस रिलेशन से हम लोग देखकर बता सकते हैं कि एज हाइट पर ग्रेविटी का वैल्यू क्या हो जी, यहाँ पर कम है। यहाँ से भी देखकर बता सकते हैं कि जी डेस का वैल्यू क्या है, कम है, जी डेस का वैल्यू कम है। तो इससे ये रिजल्ट निकलता है कि अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं जी का वैल्यू क्या होता है जी, डिक्रीज होता है। जैसे जैसे अर्थ सरफेस से हाइट पर जाते हैं तो स्मॉल जी का वैल्यू क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। तो यहाँ पर ये रिजल्ट याद रखना है आप लोगों को, ना कि डेरिवेशन। डेरिवेशन 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ना कि 9th क्लास के लिए। चलिए आगे बात करते हैं थर्ड केस और लास्ट केस। जिस प्रकार अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पर जाने पर स्मॉल जी का वैल्यू डिक्रीज होता है, उसी प्रकार अर्थ सरफेस से नीचे जाने पर डेप्थ में जाने पर जी का वैल्यू क्या होता है, इसको देखेंगे। उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है विथ डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस। जैसे कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये अर्थ है, अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस, इसका सेंटर सी है और इसका रेडियस क्या है, आर है, इसका रेडियस क्या है, आर है। अब यहाँ से अर्थ सरफेस पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं ए। अब यहाँ से डी डिस्टेंस पर एक और पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं बी। तो यहाँ पर पॉइंट बी पर मुझे जी का वैल्यू निकालना है, पॉइंट बी पर जी या जी डेस का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंसीडर कर लेता हूँ, यहाँ से सी और ए के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर, और ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, डी। तो फिर ए से सी तक का डिस्टेंस कितना होगा, अच्छा बी से सी तक का डिस्टेंस कितना होगा, बी से सी तक का डिस्टेंस होगा, अगर मैं आर में से डी को काट कर फेंक दूं, अगर
आर में से अगर मैं डी को हटा दूं तो ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा ना जी मुझे। तो इस वाले डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर माइनस डी लिख सकता हूँ। ये डायग्राम समझ में आना चाहिए, बाकी बहुत ईजी है। एक बार और रिपीट करते हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने अर्थ कंसीडर किया जिसका रेडियस आर है। अर्थ सरफेस पर एक पॉइंट ए कंसीडर किए हैं और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो डेप्थ है उसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट किए। यहाँ पर पॉइंट बी पर हमको जी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो BC वाला जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कंसीडर किए R माइनस डी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या R है, R में से इसको घटा दूंगा तभी तो मुझे ये मिलेगा R माइनस डी। और याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंटर पर, अर्थ के सेंटर पर G का वैल्यू हमेशा 0 होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, अर्थ के सेंटर पर G का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 0 होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर प्रूफ करते हैं या देखते हैं कि G का वैल्यू क्या होता है डेप्थ में जाने पर। तो सबसे पहले हम लोग को पता है अर्थ सरफेस के लिए G का वैल्यू इतना होता है। उसी प्रकार डेप्थ में जाने पर, डेप्थ में मतलब D डिस्टेंस तक, पॉइंट B तक जाने पर जो G का वैल्यू वो कितना हो जाएगा, G डैश इज इक्वल्स टू जी एम डैश अपॉन R माइनस डी का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर ये अर्थ है, इस अर्थ का मास जो है हम लोग कैपिटल M कंसिडर कर लेते हैं। इस अर्थ का मास M कंसिडर कर लेते हैं। और अर्थ जो है एक सॉलिड स्फीयर की तरह बिहेव करता है, तो इसलिए यहाँ पर मास को, जो अर्थ का मास है, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी के फॉर्मूले से। डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग को पता है मास बटे वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर अर्थ का मास को हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, मास को यहीं रखेंगे, v को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो v हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रो v हो जाएगा। अब चूंकि अर्थ जो है एक सॉलिड स्फीयर का काम करता है और सॉलिड स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, सॉलिड स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। क्या होता है, पाई आर का क्यूब। तो ये हो गया अर्थ सरफेस के लिए मास। अब हम लोग अर्थ सरफेस से नीचे जा रहे, डेप्थ पर जा रहे हैं, तब इसका मास क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर रेडियस चेंज हो रहा है। इसलिए अर्थ सरफेस से डेप्थ में जाने पर अर्थ का जो मास है वो कितना चेंज होगा, m डैश चेंज होगा। तो m डैश का वैल्यू कितना मिल जाएगा, r के जगह पर, रेडियस चेंज हुआ है ना, तो r के जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, r माइनस डी। तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 जैसे, बस यहाँ पर r की जगह पर हम लोग r माइनस डी पुट कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग के इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 से, अब इक्वेशन नंबर 1 में 3 का मान रखूंगा तो मुझे मिल जाएगा g इज इक्वल्स टू 4g रो r का क्यूब अपॉन 3r स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे ये और ये कट जाएगा तो हमें मिल जाएगा 4/3 g रो r मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर a दे देते हैं। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 4 का वैल्यू रखूंगा मैं, m का, m डैश का वैल्यू रखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 और 4 से आगे देखते हैं, है ना। इक्वेशन नंबर 2 और 4 से मुझे मिल जाएगा g डैश इज इक्वल टू g अपॉन r माइनस डी का होल स्क्वायर 4/3 पाई r माइनस डी का क्यूब रो। अब यहाँ पर ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 3r माइनस डी है और यहाँ पर 2r माइनस डी है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली हम लोग को मिलेगा g डैश इज इक्वल टू 4/3 g पाई रो r माइनस डी। इसको मैं इक्वेशन नंबर b कंसिडर कर लेता हूँ। अब मैं इक्वेशन नंबर b और इक्वेशन नंबर a दोनों को क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। मतलब इक्वेशन नंबर बी को इक्वेशन नंबर ए से डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा जी डैश अपॉन जी इज इक्वल्स टू 4/3 जी पाई रो आर माइनस डी क्रॉस 3 अपॉन 4 जी पाई रो आर, ऐसा मिल जाएगा। अब यहाँ से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला जी, ये वाला पाई, ये वाला जी, ये वाला पाई, ये 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा आर माइनस डी अपॉन आर मिल जाएगा, और वही चीज़ यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं। तो ये इक्वेशन नंबर 5 मिल गया, ये रिजल्ट मिल गया हमको। देखो अब वहाँ से फिगर से हम लोग देख कर बता सकते हैं, इस वाले फिगर से हम लोग देख कर बता सकते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है r माइनस डी है, ये वाला जो डिस्टेंस है r के कंपैरिजन में क्या है जी, छोटा है। r के कंपैरिजन में क्या है, छोटा है। इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि r माइनस डी क्या है, r के कंपैरिजन में छोटा है।
और यहाँ पर मुझे किसका वैल्यू चाहिए, r माइनस डी अपॉन आर का वैल्यू चाहिए, इसलिए इस वाले r को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ r माइनस डी अपॉन आर लिख सकता हूँ। और इधर जब इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, उस 1 को यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। अब मैं क्या कर देता हूँ, r माइनस डी अपॉन आर के जगह पर इस वाले वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, g डैश अपॉन g लेस देन 1 मिलेगा। अब इस वाली g को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा g डैश लेस देन g। अब इस इक्वेशंस को फिर से देखकर हम लोग समझ सकते हैं कि g डैश कहाँ का वैल्यू था, अर्थ सरफेस से डेप्थ वैल्यू था, जो कि क्या है यहाँ पर मिनिमम है। मिनिमम क्यों है, क्योंकि अर्थ सरफेस पर जो g का वैल्यू है वो बड़ा है, ग्रेटर देन है। इस सिंबल में याद रखना, जिधर मुंह खुला रहता है इधर का क्वांटिटीज बड़ा होता है, और जिधर मुंह बंद रहता है उधर का क्वांटिटी क्या होता है, छोटा होता है। इस चीज को याद रखिएगा। और यहाँ पर g डैश का वैल्यू क्या है, लेस देन है, और केवल g का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अर्थ सरफेस से डेप्थ में जाने पर ग्रेविटी g का वैल्यू क्या होता है, जी डिक्रीज होता है। ग्रेविटी g का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी जो है कंप्लीट होता है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ डिस्कस किए हैं याद रखिएगा। सबसे पहले केस में हम लोग देखे हैं अर्थ जो है पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं होता है, तो इसमें हम लोग को क्या मिलता है, पोल मिलता है और इक्वेटर मिलता है। क्या मिलता है, पोल मिलता है और इक्वेटर होता है। और जी का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर होता है, तो पोल पर होता है, और मिनिमम कहाँ पर होता है, तो इक्वेटर पर होता है। दूसरा चीज़ हम लोगों ने देखा था, अगर हम लोग हाइट पर जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। तीसरा केस हम लोग देखे थे, अगर हम लोग डेप्थ में जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये तीनों केस याद रखिएगा। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है 9th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे मास एंड वेट के बारे में, बट इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में करेंगे तो ये लेक्चर थोड़ा लेंदी हो सकता है। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।